हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ECI साइंस और इसमें आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की केमिस्ट्री का टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण, इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या कहें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। भाई कौन कौन से कक्षकों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन का वितरण ही कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में किन किन इलेक्ट्रॉनों को अपन शामिल करते हैं? जैसे ये परमाणु है, इसका नाभिक, ये कक्षक है, ये कक्षक, ये कोष कहलाता है बाह्यतम कोष। बाह्यतम कोष, बाह्यतम कोष कैसे पहचानेंगे? n की जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, लार्जेस्ट वैल्यू, n की सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो क्या है? बाह्यतम कोष। तो बाह्यतम कोष में इन इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहलाते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन। और इसके अलावा जो अंदर वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं हम क्रोड इलेक्ट्रॉन। क्रोड इलेक्ट्रॉन। अब आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए क्या क्या नियम दिए गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन भरने के क्या क्या नियम हैं? कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम क्या क्या नियम है? सबसे पहला है आफबो सिद्धांत। आफबो सिद्धांत किसी वैज्ञानिक के नाम पर नहीं है। आफबो क्या है? एक जर्मन शब्द है और इस जर्मन शब्द का अर्थ है निर्माण होना। आफबो सिद्धांत ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन कक्षकों की ऊर्जा के अनुसार भरे जाते हैं। ऊर्जा के अनुसार कैसे? जैसे जिस कक्षक की ऊर्जा कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले, उसके बाद में अधिक ऊर्जा वाले कक्षक की ओर भरा जाएगा। जिस कक्षक की ऊर्जा ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में, और जिसकी ऊर्जा कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। तो आफबो सिद्धांत क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन का जो भरने का नियम है वो कक्षकों की ऊर्जा के अनुसार होगा। दूसरा सिद्धांत अपना है पाउली का अपवर्जन का नियम। अपवर्जन का नियम, पाउली का अपवर्जन का नियम क्या कहता है? पाउली का अपवर्जन नियम कहता है कि किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होता है। चारों क्वांटम संख्याएं कौन सी? प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, n मुख्य क्वांटम संख्या, फिर l द्विगंशी क्वांटम संख्या, m चुंबकीय क्वांटम संख्या और s चक्रण क्वांटम संख्या। तो इन चारों क्वांटम संख्याओं का किसी एक परमाणु के अंदर किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होता। किसी भी कक्षक में देख सकते हैं, जैसे मान लो अपन बात करें कि ये कक्षक है S1s है मान लीजिए, तो 1s में दो इलेक्ट्रॉन है, तो इनके लिए n का मान समान हो सकता है। n बराबर 1, l बराबर s के लिए क्या होता है 0 और m बराबर भी 0, लेकिन s इसके लिए प्लस हाफ होगा
तो इसके लिए माइनस हाफ होगा। यानी किन्हीं भी दो क्वांटम संख्याओं का, किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होता है। यही कहता है पाउली का अपवर्जन का नियम। और देख सकते हैं अपने, जैसे मान लीजिए कि 3p में इलेक्ट्रॉन अपन भर रहे हैं, 3p कक्षक इस तरीके से है, 3p में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, तो 3p में भी n का मान n बराबर 3, l बराबर p के लिए l बराबर कितना आता है 1, मतलब m के मान क्या होंगे -1, 0 और 1 +1। तो s के मान इसके लिए अगर -1 मानते हैं, इसके लिए 0, इसके लिए +1, तो इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन, किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चक्रण क्वांटम संख्याओं का मान क्या होगा अलग अलग। एक के लिए +½ होगा तो एक के लिए -½ होगा। तो अपन कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु के अंदर किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होता। यही पाउली का अपवर्जन का नियम है। उसके बाद तीसरा नियम है हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। तीसरा है हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। ये नियम क्या है? ये नियम लागू होता है समभ्रंश कक्षकों पर। समभ्रंश कक्षक कहें या इनको और कह सकते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। डीजनरेट ऑर्बिटल्स वो होते हैं जिनकी ऊर्जा समान होती है। जैसे p में 3 कक्षक हैं, px, py, pz, तो ये क्या कहलाते हैं समभ्रंश कक्षक। ऐसे ही d के अंदर 5 कक्षक हैं, dxy, dyz, dzx, dx² - y² और dz², ये 5 कक्षक। तो ये भी सब क्या कहलाते हैं समभ्रंश कक्षक। तो समभ्रंश कक्षक वो होते हैं जिनकी ऊर्जा समान होती है। तो ये नियम किसके लिए है? समभ्रंश कक्षकों के लिए। समभ्रंश कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते समय इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक कि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन न भरा जाए। तो अगर मान लीजिए अपने को इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो अपन ऐसे नहीं भर सकते 4 इलेक्ट्रॉन, गलत है। तो कैसे भरेंगे? पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनों का करेंगे युग्मन। तो ये है हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम कि एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते समय इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं किया जाता जब तक सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन न भर जाए। एक एक इलेक्ट्रॉन न भर जाए। एक ही उपकोष के कक्षक ये रहे, एक ही उपकोष। कौन सा उपकोष है ये? डी। तो डी उपकोष ये कौन सा है? पी। तो एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते समय इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं किया जाता जब तक सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न भर जाए। यानी अगर मुझे जैसे डी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो मैं इस तरीके से भरूंगा। अगर मैं ऐसे भरता हूं इसके अंदर तो ये गलत है। हम इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कब तक नहीं करेंगे? जब तक सब में एक एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए। तो यह है हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। उसके बाद अगला नियम है हमारा n+l का नियम। n+l का नियम
n+l का नियम, ये जो नियम है ये नियम बताता है कि किस उपकोष में पहले किस कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाएगा, किस उपकोष के अंदर, किस में बाद में जाएगा। तो जो भी उपकोष है उसकी ऊर्जा हम कैसे भर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में बाद में, यानी कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों की ओर भर रहे हैं हम। तो ऊर्जा को कैसे देखेंगे, n+l से। n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, और l क्या है, द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो इन दोनों के संख्याओं के मान हम रख देंगे और मानों का योग करेंगे। तो जिसके लिए n+l का मान कम, जिसके लिए n+l का मान कम, वो पहले भरा जाएगा, क्योंकि उसकी ऊर्जा क्या होगी, कम। ये कम है तो इसकी ऊर्जा भी कम होगी। जिसके लिए n+l का मान अधिक होगा उसकी ऊर्जा क्या होगी, अधिक, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो बाद में भरा जाएगा। तो देखते हैं, जैसे अपन यहां पे लिखते हैं मैं कक्षकों को 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 1s के लिए n+l का मान निकालते हैं। n की वैल्यू है 1 प्लस l, s के लिए l का मान होता है 0। तो टोटल कितना n+l हुआ 1। इसके लिए निकाले तो 2s के लिए l का मान 0, 2 + 0 2। इसके लिए निकाले 2p के लिए n का मान 2 और l का मान p के लिए कितना होता है 1, तो ये हो गया 3। यहाँ पे n का मान 3, l का मान 0 तो 3। यहाँ पे n का मान 3, l का मान, p के लिए l का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पे हुआ 4। n का मान 3, d के लिए n का मान होता है 2, तो ये हुआ 5। और यहाँ पे n का मान 4, l का मान s के लिए 0, तो ये हुआ 4। फिर 4p n का मान 4, l का मान 1, 5 n का मान 4, l का मान 2, 6 n का मान 4, l का मान 3, 7 n का मान 5 और l का मान 0, 5 n का मान 5, l का मान 1, तो हुआ 6। ये n+l की वैल्यू है इनके लिए। अब जिसके लिए n+l ज्यादा होगा उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी तो उसको बाद में भरेंगे, और जिसके लिए n+l का मान कम होगा उसकी ऊर्जा कम होगी, उसको हम पहले भरेंगे। जिन दो कक्षकों के लिए अगर मान लीजिए किसी उपकोष के लिए n+l का मान समान आ जाता है तो क्या करेंगे, तो हम देखेंगे n की बड़ी वैल्यू किस में है। जिसके पास n की बड़ी वैल्यू होगी उसकी ऊर्जा का मान भी क्या होगा, अधिक होगा, तो उसको बाद में भरा जाएगा। जैसे इसका ऊर्जा का क्रम हुआ 1s सबसे कम, उससे ज्यादा ऊर्जा 2s में, 2s फिर आती है 2p और 3s में। तो 2p और 3s में से देखेंगे दोनों बराबर है n+l का मान। यहाँ पे हम देखेंगे कि जिसके लिए n का मान ज्यादा उसकी ऊर्जा भी ज्यादा, और जिसकी ऊर्जा ज्यादा वो बाद में भरा जाएगा। तो ऊर्जा का क्रम देखेंगे तो इसके बाद आता है 2p, क्योंकि 2p में n का मान 2 और यहाँ पे n का मान है 3, n+l तो बराबर है, तो 2 होने की वजह से 2p को पहले भरेंगे, उसके बाद 3s, फिर उसके बाद में देखते हैं 3p और 4s दोनों के लिए समान है, 3p और 4s। तो 3p में और 4s में देखेंगे n का मान किसके लिए ज़्यादा है,
4s के लिए n का मान 4 और 3p के लिए n का मान 3। तो हम भरेंगे 3p को पहले, क्योंकि 4s की ऊर्जा ज्यादा है, जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी वो बाद में भरा जाएगा। तो इसके बाद आएगा 3p, उसके बाद आएगा 4s, उसके बाद n+l की वैल्यू फिर से 3d और 4p में बराबर आ गई। तो 3d और 4p में देखेंगे किसके लिए n का मान ज्यादा है। 4p के लिए n का मान 4, 3d के लिए n का मान 3। तो 4 है, इसके लिए ज्यादा है, इसमें इसकी ऊर्जा ज्यादा है, तो इसको बाद में भरेंगे। तो हम भरेंगे पहले 3d को, उसके बाद 4p और 5s। 5s को भी देख सकते हैं अपन, 5s में n का मान और भी ज्यादा है, तो उसके बाद 3d, फिर उसके बाद हम भरेंगे 4p, उसके बाद 5s। फिर आ जाते हैं 4d और 5p में, दोनों के लिए n+l का मान 6 आ रहा है। तो जिसके लिए n का मान ज्यादा, 5p के लिए n का मान 5, 4d के लिए n का मान 4, तो इसकी ऊर्जा ज्यादा, जिसके लिए n का मान ज्यादा उसकी ऊर्जा भी ज्यादा। तो हम फिर उसके बाद भरेंगे 4d को और फिर उसके बाद 5s। अब इसको अपन इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं, इनको इस क्रम से लिख लें और फिर इस तरीके से इनको लिख करके भी ये ध्यान रख सकते हैं कि भाई कौन सा कक्षक जो है पहले भरा जाएगा। तो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p। इस तरीके से और भी आगे लिख सकते हैं हम। तो इसको इस तरीके से एरो से काट लेंगे। ये इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से इनको मिला देंगे बैक से और हमारे पास में ये क्रम आ जाएगा। देखिए सबसे पहले 1s भरा गया, उसके बाद में 2s, उसके बाद 2p आ गया, फिर 3s, उसके बाद 3p, फिर 4s, तो ये 4s आ गया। फिर उसके बाद भरेंगे 3d, उसके बाद 4p आ गया, फिर उसके बाद 5s, फिर उसके बाद 4d और उसके बाद 4d के बाद में भरेंगे हम 5p। हमने 4d के बाद में 5p, ये सॉरी मिस गलत लिख दिया था, 5p। तो ये 5p के बाद में 6s के बाद में 4f, फिर 5d, 6p, 5f। तो आप इस तरीके से भी इसको ध्यान रख सकते हैं और एग्जाम में भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो इस तरीके से हम रफ में बना सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब 1 से लेकर के अपन 30 तक के तत्वों के सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखते हैं एक एक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले क्रम संख्या 1 पर है हमारे पास हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s1। उससे पूर्व मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ये सब क्या है, अक्रिय गैसें हैं। इनका परमाणु क्रमांक है 2, 10, 18, 36, 54। ठीक है। और हमारे जो कक्षकों को भरने की सीक्वेंस है वो है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 3d से पहले 4s, 3d, फिर 4p, 5s। ठीक है, इस तरीके से। तो अपन भरते हैं यहां से 1 से लेकर के
30 तक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख रहे हैं। हाइड्रोजन 1s1, 2 नंबर पे है परमाणु क्रमांक 2 पे हीलियम। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, अभी इसमें एक और आ सकता है, ये जैसे एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसमें 1s2, ये हो जाएगा इस तरीके से। तीसरा है लिथियम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब 1s भर चुका है, उसके बाद भरेगा 2s, तो 1s2 2s1। चौथा है बेरिलियम, बेरिलियम का 1s भर चुका है और 2s में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, दूसरा 2s2। पांचवा है बोरोन 1s2 2s2 और अब इलेक्ट्रॉन जाएगा 2p में, तो 2p1। छठा है बोरोन के बाद में कार्बन 1s2 2s2 2p2। अब p में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये p कक्षक है, px py pz, तो ये इलेक्ट्रॉन 2p में 2 इलेक्ट्रॉन वो इस तरीके से भरे जाएंगे, दोनों अयुग्मित होंगे और समान चक्रण वाले, न कि इस तरीके से। ये गलत है क्योंकि हुंड के अनुसार ये क्या है, समभ्रंश कक्षक है, यानी इनकी ऊर्जा समान है। और एक ही उपकोष के कक्षकों में हुंड के नियम के अनुसार जब भी इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक कि सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए। उसके बाद सातवां है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4। फिर आता है फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5। फिर आता है नियोन 1s2 2s2 2p6। आगे देखते हैं हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो मैं इसको मिटा देता हूं। सोडियम परमाणु क्रमांक 11 पर है सोडियम Na 1s2 2s2 2p6, यहां तक भर गया, 2p भर गया। अब उसके बाद नंबर आएगा 3s का, तो 3s1। अब इस पूरे को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, इस पूरे को नियोन लिख सकते हैं। नियोन बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर 3s1। इस तरीके से भी इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखा जा सकता है। 12वें नंबर पर है मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3s2। उसके बाद नेक्स्ट है एल्यूमिनियम 1s2 2s2 2p6 3s2, यहां तक भर गया। उसके बाद नंबर आएगा 3p का, तो 3p1। फिर आता है सिलिकॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। फिर आता है फॉस्फोरस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। फिर आता है सल्फर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। फिर आता है सल्फर के बाद क्लोरीन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। फिर आता है आर्गन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये p कक्षक पूरा भर चुका है। उसके बाद अब इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s में। 19 नंबर पर पोटेशियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1। इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं, आर्गन, तो इसको लिखेंगे हम आर्गन 4s1। इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। आगे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 20 नंबर पे
कैल्शियम, कैल्शियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s में हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन 4s2। फिर 21 पे स्कैंडियम, स्कैंडियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और अब इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d में, तो 3d1। आगे देखते हैं टाइटेनियम 22 पे टाइटेनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। अब मैं इस पूरे को जो है यहाँ तक लिखूंगा नहीं, और वेनेडियम का देखते हैं 4s2 3d3। ऐसे ही क्रोमियम का होगा 4s2 3d4, जो कि गलत है। ये गलत है, क्यों है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर डी कक्षक को अपन देखें तो डी कक्षक इस तरीके से है। ये डी कक्षक 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, और 4s इस तरीके से भरा हुआ 4s2, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है इसमें चला जाता है और ये डी कक्षक अब अर्धपूरित हो जाता है। अर्धपूरित कक्षक ज्यादा स्थायी होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रोमियम का होता है। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 4s1 3d5। अब समझते हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ, अर्धपूरित कक्षक क्यों स्थायी है? क्योंकि जो आधे भरे हुए कक्षक हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों के विनिमय स्थानों की संख्या ज्यादा है और विनिमय ऊर्जा का मान अपने को ज्यादा प्राप्त होता है, इसलिए ये ज्यादा स्थायी। तो कैसे विनिमय ऊर्जा का मान ज्यादा है उसको भी समझते हैं। अगर क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता ये डी कक्षक इस तरीके से भरा होता 1 2 3 4 d4 होता, तो विनिमय स्थानों की संख्या एक, ये विनिमय स्थान मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की जगह बदलते रहते हैं, एक्सचेंज करते रहते हैं जगह को। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज कर सकता, एक विनिमय स्थान हो गया, इसके साथ 2, इसके साथ 3, तो 3 विनिमय स्थान मिलते हैं यहाँ पे अपने को। इससे देखें तो 1 2, ये 2 जगह जा सकता है। ये वाला तो अपन ने काउंट कर लिया, ये हो गया काउंट, ठीक है, ये 2 जगह। और ये वाला देखेंगे तो सिर्फ 1 जगह जा सकता है, ये वाले तो काउंट हो गए, ठीक है। तो टोटल विनिमय स्थानों की संख्या हुई 3 और 1 4 और 2 6, विनिमय स्थानों की संख्या हुई 6। यहां पर देखें तो यहां पर देखते हैं विनिमय स्थानों की संख्या, ये इलेक्ट्रॉन विनिमय करेगा 1 2 3 और 4 जगह, ये इलेक्ट्रॉन 1 2 3 जगह, ये इलेक्ट्रॉन 1 और 2 जगह, और ये इलेक्ट्रॉन करेगा ये वाला 1 जगह। तो टोटल हुआ 3 2 5 और 4 9 और 1 10, विनिमय स्थानों की संख्या हुई 10 विनिमय स्थान है तो ज्यादा मात्रा में ऊर्जा इससे निकलेगी। इस वजह से आधे भरे हुए कक्षक ज्यादा स्थायी होते हैं और पूर्ण भरे हुए कक्षक भी उसी तरीके से अधिक स्थायी होते हैं। अर्धपूरित कक्षक और पूर्ण पूरित कक्षकों के स्थायित्व के कारण क्रोमियम का अपवाद स्वरूप ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4s1 3d5। आगे देखते हैं हम 25 मैग्नीज का 4s2 3d5। उसके बाद 26 में आयरन का 4s2 3d6। फिर ऐसे ही कोबाल्ट का होगा 4s2 3d7। 28 पे निकिल का होगा 4s2 3d8। 29 कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d9, जो कि गलत है। तो एक इलेक्ट्रॉन वापस 4s से जाएगा और ये हो जाएगा 4s1 3d
10, तो वापस डी कक्षक जो है पूर्ण पूरित हो जाएगा। अब डी कक्षक पूरा भरा हुआ है, डी कक्षक इस तरीके से ये भरे हुए हैं इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। तो इसमें विनिमय किस तरीके से होगा, ये मान लीजिए ये क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज के साथ, एंटी क्लॉकवाइज के साथ, इस तरीके से ये एक्सचेंज करेंगे, प्लेसेज का एक्सचेंज करेंगे। तो विनिमय पूर्ण पूरित कक्षकों में और अर्धपूरित कक्षकों में विनिमय स्थानों की संख्या ज्यादा होने के कारण विनिमय ऊर्जा का मान ज्यादा होता है, जिससे पूर्ण पूरित और अर्धपूरित कक्षक स्थायी होते हैं, इसलिए इसका ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो ये था हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखते रहिए, पढ़ते रहिए। आपका अपना चैनल है ECI साइंस। धन्यवाद।